तो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ाई की थी। तो कहेंगे सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया था, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। तो आज हम उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते करते एक छोटा सा बहुत अच्छा सा रिकैप दे रहा हूँ। इस टॉपिक में आगे बड़ा मजेदार पार्ट है और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो वहां से आता ही है, दैट इज क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इसे मान लो कि लाइट डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं, अब हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भैया रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है। तो खाली ये ले लो कि सबकी वेवलेंथ क्या होती है। अगर आप अपनी कॉपी पे वेवलेंथ लिख डालिए 3 × 10 की पावर 9 एंगस्ट्रॉम। इंफ्रारेड वाली कहां पे आती है तो कहेंगे सर 6 × 10 की पावर 6 एंगस्ट्रॉम। और विजिबल वाली ही इंपॉर्टेंट है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। खाली इतना बोले सिर्फ उतना। अल्ट्रावायलेट में लिख लेना 3800 एंगस्ट्रॉम, सिर्फ इतना लिखिए और कुछ मत लिखिए। आप लोगों ने पिछली क्लास में मैंने आपको लिखवाया था ना कॉस्मिक रेडियो वेव, आए थे ना आपको लास्ट क्लास में, वहां मैंने लिखवाया था। बस वहां एक दो डेटा जैसे विजिबल वाला लिख लो, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये तो जो है जिन्होंने नहीं पिछली क्लास की वो नहीं लिख पाएंगे, जिन्होंने की है वो लिख लेंगे। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव का लिख लो, ठीक है। चलो जानते रहो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चन हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रह गया था, देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपका रह गया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम बस उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आप कहीं पे साइड में नोट कर लीजिए। चलिए तो लिखिए, खाली इतना लिखिए, हेडिंग डालिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब लिखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V नहीं है, ये न्यू है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा? H, और एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। कभी भी प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट को क्या कहेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब न्यू इज इक्वल टू 1/लैम्डा, और अगर वो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो क्या हो जाएगा? C/लैम्डा। क्या हो जाएगा? C/लैम्डा। तो एक नया फॉर्मूला बना E बराबर hc/लैम्डा। नोट करिए, सिर्फ इतना पढ़ना, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। और H की वैल्यू दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर -37 किलो जूल सेकेंड, या 6, ये एग्जाम में आया है, आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में लगाते हैं आप लोग। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और यहाँ पर है 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। नोट कर लीजिए, कहीं अलग पेज पे लिखिएगा, जो पढ़ रहे हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये बहुत पहले की चीज थी, लेकिन हम लोग लास्ट क्लास में ये स्किप हो गया था, तो अलग पेज में लिखिएगा, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला बना E इज इक्वल टू NH न्यू। N क्या बताता है? नंबर ऑफ क्वांटा। हमने पढ़ा था एक बात, मैंने ये तो लिखवाया ही था कि क्वांटा में काउंट करते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है। अब यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो सकती है? तो कहीं से 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे करके हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इंटीजर ही रहेगी। कुछ यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ये आपको जानने चाहिए। हम लोग ने लास्ट क्लास यहीं पर खत्म की थी, बिल्कुल इसी पॉइंट पर खत्म की थी। और आज हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज, ये देखो, डेल्टा N लिखो, दैट इज N माइनस N2 माइनस N1 लिखो। इसका ये मतलब होता है कि ऊपर वाले से नीचे वाले पे आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सेकेंड से ही आ रहा है। N2 माइनस N1 का मतलब
हायर वाले से लोअर वाले शेल में आ रहे हैं, हायर शेल से लोअर शेल में आ रहे हैं। ये बात सुनी, समझ में आई? अब मेरी बात को समझिएगा, जितना बोलूंगा सिर्फ इतना लिखिएगा। यहाँ फॉर्मूला लिखिए, माफ कीजिएगा, दैट इज डेल्टा एन, ब्रैकेट में डेल्टा एन प्लस 1 बाय टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। N2 के नीचे लिखो हायर एनर्जी लेवल और N1 को कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल। नोट करिए, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। अगर N1 जो है क्या है, ग्राउंड स्टेट, N1 की वैल्यू अगर 1 है तो N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा? तो कहीं देखो, इसको सॉल्व कर रहा हूं इसी फॉर्मूले को, N2 माइनस N1 दैट इज सिर्फ N2 माइनस 1 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो गया? तो कहेंगे सर N2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। देखते जाइएगा और आप खुद ही सीखते जाएंगे। ये हटा दूं, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? तो कहेंगे सर यही तो फॉर्मूला बना, यही तो अभी सॉल्व किए, तो ये वाला बना कि नहीं बना? तो इसकी जगह एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको हम और एक तरीके से ये लिख सकते हैं कि इसको मान लेते हैं, N2 को मान लेते हैं सिंपली N। N का मतलब जो भी जहां से भी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वो हम उसको क्या मान लें? N। तो कोई जरूरी नहीं ये लिखो, यही फॉर्मूले में भी काम चल जाएगा, यही फॉर्मूले में भी। तो N ब्रैकेट में N-1/2 लिखोगे तब भी वही बात है, N2 माइनस 1 N2 अपॉन 2 लिखोगे तब भी वही बात है। नोट कर लो है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लाइन है, जैसे 3 से 2 में आना है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी? तो लिखा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर इन अ पर्टिकुलर सीरीज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2 माइनस, ठीक है, बस इतना लिखिएगा। ये वाली बातें तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में, बस उसके हमें क्या लिखना है? यूनिट साइड में, बस कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ ये लिखिए, रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट, ये सब मत लिखिए। ये ड्रॉबैक्स की, ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में क्या क्या कमी रही? तो लिखो, खाली इतना लिखना, डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखना E माइनस। ठीक है, ये दूसरी बात नहीं बता पाए थे, क्यों एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का NH/2π के बराबर होता है। ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो केवल पहला वाला आपके काम का है। और डिड नॉट एक्सप्लेन, खाली लिखना डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2। बस बोहर इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स विदाउट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है। बोहर जो है बस ये नहीं बता पाए थे, तो यहां लिखो डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये एक बहुत और एंड इसी के बाद एंड लिख लेना, इसी के बाद लिख लेना एंड, और यहां से लिखो एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम में सिर्फ यही चीज आती है, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, यही एक पॉइंट एग्जाम में आता ही है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हेडिंग डालिए डुअल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, कोई भी मैटर में कौन कौन सा नेचर हमें देखने को मिलता है बताओ? एक होता है वेव नेचर, दूसरा क्या होता है? पार्टिकल नेचर। क्या क्या कौन कौन सा नेचर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन से नेचर? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, तो यहां पर लिखिए, जिसको नहीं पता वो साइड में अपनी नॉलेज के लिए लिख ले,
कि दो नेचर होता है, एक होता है वेव और एक होता है पार्टिकल। ठीक है, चलो एक साहब थे डी ब्रॉगली। कौन साहब थे? डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली साहब ने ही इसको एक्सप्लेन किया था। तो लिखो लिखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। हाँ, हमारे यहाँ पर ये होते तो इनको सब ब्रोकली ब्रोकली चढ़ाते। ब्रोकली जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते? देखो हरे कलर की वो होती है गोभी ना, ब्रोकली हरे कलर की गोभी। लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। पी इज मोमेंटम हियर, लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे तो क्या लगाओगे? प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। खाली ये नोट करो। ठीक है, अब P बराबर क्या होता है? एम बी। तो इसी की जगह आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी। केवल जितना बोलो सिर्फ उतना आप लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं है। ठीक है, हाँ सब बारी बारी से अपना डिसाइड किए रहते हैं। अभी मैं इनको साइड कराऊंगी, कुछ देर बाद तुम कराना। ठीक है, चलो हो गया। ऐसा क्या लिख रही हो बेटा तुम? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? नहीं हुआ? अरे सुनील तुम भी लिख ही लो। हाँ ये लड़का सही है, एक बार में लिखता है। ठीक है, चलो अब यू नो दैट E बराबर एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, आपको पता है। यहाँ पर और एक और फॉर्मूला था, E बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर। क्या होता है? एम सी स्क्वायर। जब आप यहाँ पर E की वैल्यू यहाँ पर एम सी स्क्वायर रखते हैं और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये C यहाँ से काट दो तो क्या हो जाएगा? एम सी बराबर एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, नोट करिए। पहले ये नोट करो यहाँ तक तो आगे। ठीक है, ठीक है, अब इधर समझिएगा, इधर समझिएगा। ये वाला समझिए, ये वाला नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। अब होता क्या है? एम में बी बराबर पी होता है ना। अब अभी आपने एक चीज देखा है, एम सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूंगा तो यही वेलोसिटी होगी। तो ये दोनों बात सेम। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा भैया। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वो बचा हुआ ना, देखो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू। तो क्या मैं P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ? तो क्या मैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी नहीं लिख सकता? समझ में आई कैसे लिखा हुआ है? नोट कर लीजिए, थियोरेटिकल पर्पज से लिखा हुआ है। डी ब्रॉगली के हिसाब से जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइक अ वेव। खाली ये लिखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइक अ वेव दैट फ्लो इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ले लिया तो भैया बोहर की थ्योरी यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बोहर की थ्योरी जो है बहुत ही आसानी से हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखा है अगर किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है
तो उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हम पहले से ही पढ़े 2 पाई आर, ये भी मत लिखो। इसमें ये तो बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं। हो गया। चलो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई पढ़ा था, ठीक है। अब आपको पता है कि रेडियस अगर आर है, आर क्या है रेडियस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। ये आपकी नॉलेज के लिए अलग से, तो यहां पर हो गया कि 2 पाई आर इज इक्वल टू, अब इसी फॉर्मूले में इसको यहां एक साथ ले आए तो हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम, यही वाला फॉर्मूला लिखिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको और क्या लिख सकते हो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी, ठीक है। अब एच अपॉन पी को ही लैम्डा कहते हैं, क्या कहते हैं लैम्डा, तो आपको पता है एच अपॉन पी इज लैम्डा, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर एन क्या है, तो कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ वेव, क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ओके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको क्या समझाया, हमने आपको ये समझाया कि भैया एमवीआर बराबर एनएच अपॉन 2 पाई होता है, और अब बात आ गई 2 पाई आर बराबर एनएच अपॉन एमबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा लैम्डा पर ना ये, हाँ ठीक है ये कर दो एन लैम्डा, ठीक है। तो क्या समझा एमबीआर बराबर एनएच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई आर बराबर एनएच अपॉन एमबी, एनएच अपॉन एमबी को हम क्या लिख सकते हैं पी, तो ये हो जाएगा भैया एनएच अपॉन पी, या फिर हम और कह सकते हैं एन लैम्डा, एन यहाँ पर क्या बता रहा है टोटल नंबर ऑफ वेव, खाली तुम एक पॉइंट लिख सकते हो, लिखो एंगुलर मोमेंटम क्या है इज इंटीग्रल मल्टीपल और एच अपॉन पी, मतलब एम बी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। या आप कह सकते हो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी, हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा टॉपिक है क्वांटम नंबर। चलो अब जैसे हम लोग शुरू में बात हुई थी, लेक्चर शुरू करने से पहले गए थे कि हम लोग को कहाँ जाना है, एक सामान है जो कि किसके यहाँ भेजना है, सुनील के पास, किसके पास सुनील के पास, ठीक है। कहाँ भेजना है, एक सामान है जो सुनील के पास भेजना, और वो सामान किसी और के हाथ लगना नहीं चाहिए, तो कैसे पहुंचेगा, हाँ देखो सुनील पकड़ी देंगे, मतलब अब देखो जैसे मान लो, अब यहीं से सिखाते हैं, अब जैसे मान लो सुनील है CL1 में, ठीक है, और इनके लिए कोई पार्सल आना है, कुछ ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, मान लो इनके किसी खास ने दिया हो, तो मान लिया, अच्छा अब अगर वो सामान भेजेगा तो वो कहाँ भेजेगा, सबसे पहले कहेंगे भैया इसको जेल भेजो लखनऊ, लखनऊ कहाँ भेजो, कहीं अलीगंज, अलीगंज में कहाँ भेजो सेक्टर क्यू, यहाँ तक आ गया, सेक्टर क्यू पे कहाँ भेजो प्रश्नोत्तर की बिल्डिंग में, प्रश्नोत्तर की बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग में कहीं भी होंगे क्या, CL1 में है, तो प्रश्नोत्तर की बिल्डिंग की कहाँ पे इनको भेजो सामान, CL1 में, ठीक है। अब इसी तरीके से समझो कि जैसे हम ये किसी फ्लैट में रहते हैं, जैसे मान लो ये एल्डिको में रहते हैं, एल्डिको सिटी,
तो मान लो ये एलडीको सिटी वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे एलडीको सिटी में एक ही अपार्टमेंट होता है कि अपार्टमेंट के कुछ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे डी ब्लॉक में रहते हैं, बी ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ब्लॉक का क्या मतलब होता है, पूरा पूरा सेक्शन होता है, ठीक है। उस पूरे ब्लॉक में सिर्फ फ्लैट का नंबर ही वहीं से शुरू, जैसे सी ब्लॉक में रहता है तो C1 C2 C3 रहेगा फ्लैट नंबर। हाँ, बात तो समझिएगा, कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ये रहते हैं एलडीको सिटी में IIM पे, अब वहां पे ये रहते हैं सुकीर्ति अपार्टमेंट में। कहाँ रहते हैं, सुकीर्ति अपार्टमेंट में। कहाँ रहते हैं तो कहेंगे सर एक 2 BHK फ्लैट है। कौन सा फ्लैट है, 2 बेडरूम का। अब ये 2 लोग तो नहीं रहते होंगे, हाँ, तो अब 2 BHK वाले फ्लैट में भी ये किसी एक कमरे में रहते होंगे। ये जिस कमरे में रहते हैं, जैसे मान लो रूम नंबर 1 होगा, रूम नंबर 2 होगा, तो मान लो ये रूम नंबर 2 में रहते हैं, तो इनके पास अगर मुझे सामान भेजना तो मैं इस तरीके से भेजूंगा कि भैया एलडीको सिटी चले जाना, एलडीको सिटी में सुकीर्ति अपार्टमेंट चले जाना, सुकीर्ति अपार्टमेंट में फ्लैट वो जो है फ्लैट नंबर जो भी रहा हो इनका, ठीक है, 2 BHK का कोई फ्लैट है इनका, उस फ्लैट में चले जाना, उस फ्लैट के रूम नंबर 2 में जाना, सामान वहीं रख देना, ये इनको मिल जाएगा। या इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने का यही तरीका। इसी तरीके से किसी भी एटम में, क्या किसी भी एटम में, इसी तरीके से किसी भी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिटल में होते हैं। किसमें होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिटल में, मतलब हर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड शेल में होता है। शेल के अंदर भी, जैसे कोई कहे कहाँ रहते हो तो कुछ नॉनसेंस कहते हैं घर में रहते हैं। अब घर में रहते हैं मतलब जैसे घर में रहते हो, इनका टॉमी सो रहा है बगल में सोते हैं क्या, अरे घर में भी रहते होगे तो किसी कमरे में रहते होगे, हैं कि अरे ऊपर वाले रूम में रहते हैं। कहाँ रूम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, अब किसी घर के बगल कहाँ रहते हो, घर में रहते हैं, अच्छा बाकी जंगल में रह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो घर में कहा, ऊपर वाला फ्लोर है मेरा, वही उसमें रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ये है कि इनको इनके तक जाने का थोड़ा आसान है। इसी तरीके से क्वांटम नंबर का काम क्या है कि जो किसी भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस शेल, हर शेल के अंदर, एक शेल के अंदर एक से ज्यादा सब शेल हो सकते हैं। जैसे एक अपार्टमेंट में एक से ज्यादा फ्लैट होते हैं ना, एक अपार्टमेंट में कई सारे फ्लैट होते हैं। इसी तरीके से एक फ्लैट में कई सारे कमरे होते हैं। तो ये कहाँ रहेंगे, एक अपार्टमेंट के किसी फ्लैट के किसी कमरे में। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एक शेल के किसी सब शेल के किसी ऑर्बिटल में रहता है। तो आप सिर्फ इतनी सी बात को समझिए कि केवल इतना लिखिए, शेल बराबर फ्लैट नहीं अपार्टमेंट, बेडरूम, देखो बेडरूम में याद है, हाँ, सब शेल। कभी भी आपको सब शेल याद करना हो तो अपने दिमाग में लाइएगा फ्लैट। अच्छा, फ्लैट कैसा होता है, जैसे फ्लैट होता है किसी भी अपार्टमेंट में फ्लैट होता है, जैसे 1 BHK होता है, 1 बेडरूम हॉल किचन, या 2 BHK होता है, 2 बेडरूम हॉल किचन, या 3 BHK होता है, या 4 BHK होता है, 5 BHK होता है, 6 BHK होता है, 7 BHK होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, 3 BHK 4 BHK से ज्यादा होता नहीं है। बट मेरी बात को समझिए, मेरे अपार्टमेंट में, यहाँ अपार्टमेंट किसका है, मेरा, और मेरे अपार्टमेंट में जो फ्लैट्स हैं, मेरे हर अपार्टमेंट में जो फ्लैट्स हैं वो या तो 1 BHK का है, या तो 3 BHK का है, या तो 5 बेडरूम हॉल किचन का है, या तो 7 BHK का। लिख लो, साइड में लिखते जाओ, तुम लोग सिखा देंगे एक ही बार में। तो शेल या ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सब शेल, सब शेल को हम किससे मानेंगे, फ्लैट, और ये सारे फ्लैट है। अच्छा, एक बेडरूम, कितना बेडरूम, एक बेडरूम, यहाँ पर 3 बेडरूम, यहाँ पर 5 बेडरूम, 10 बेडरूम कहां से हो गया, इसको मोहल्ला घोषित कर दो। ये जो है इसको कहेंगे रूम। तो इसका मतलब ऑर्बिटल का मतलब होता है, अच्छा रूम का भी नाम होता है। जैसे मेरे घर में मेरा ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें एक आगे का कमरा है, एक बीच वाला कमरा है, किचन है, वॉशरूम है और
पीछे का कमरा है, तो एक मम्मी का कमरा हो गया, जैसे नाम होता है मम्मी का कमरा, भैया का कमरा, दीदी का कमरा, राइट। या तो कोई कहता अरे हम पीछे वाले कमरे में, आगे वाले कमरे में, बीच वाले कमरे में। इसी तरीके से ये जो और रूम्स हैं इनके भी नाम है। जैसे इसका नाम है एस, इसका नाम है, जैसे इसका नाम हो गया पी एक्स, इसका नाम हो गया पी वाई, इसका नाम हो गया पी जेड। इसी तरीके से इसका नाम हो गया डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्या हो गया? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये एक ज्यादा कैसे बन गया? ठीक है। इसी तरीके से एफ का भी होता है, लेकिन हमें यहीं तक पढ़ना होता है। ठीक है, कहीं साइड में सब नोट करते रहिए। क्वांटम नंबर की मदद से हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं। तो यही पहली बात लिखी हुई है कि क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू ऑब्टेन कंप्लीट information about electron in an, ठीक है। देखो यूज टू के बाद क्या लिखूं? ऑब्टेन, OBTAIN, इसका मतलब सर निकालना। ठीक है, ऑप्टिकल। क्वांटम नंबर कितने तरीके के हैं? कहेंगे सर सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हमको बस जाना है कहां पर जाना है, तो कह रहे हैं सर हमको जाना है कीर्ति अपार्टमेंट। कहाँ जाना? अपार्टमेंट क्या हो गया? मैंने लग रहा कोई जानने वाला है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी आपके बीच में, बस रात में भी आप ही से बात होती है, दिन में भी आप ही से बात हो रही है। अरे सत्य है यार। ठीक है, आप मेरा फोन ले लीजिए, रात में आपको किसी स्टूडेंट का ही फोन मिलेगा। ठीक है, अरे क्वेश्चन या डाउट के लिए देखो, इनको सब पता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो क्या प्रेजेंट करता है, सब चलिए नोट करो। टाइप्स क्वांटम नंबर 4 टाइप, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो और ये लिखो। स्पिन क्वांटम नंबर। अब जैसे समझो, अब मेरी बात को समझो। अब यहाँ तो और मजा आने वाला है। जैसे पहले क्या होता था कि मैं और प्रशांत सर एक ही रूम में रहते थे। कहाँ रहते थे? एक ही रूम में, क्योंकि इन्वर्टर से पंखा हर जगह नहीं चला सकते ना, आप जानते हैं नियम। घर में गर्मी में सोने का नियम कुछ अलग है। ठीक है, तो होता क्या था कि आप जैसे मुझसे पूछे, मुझे कोई देखे मेरे घर में किसी जाना है, मान लो जो है किसी को जो है हम मेरे पॉकेट में कोई सामान रखते हैं, तो मेरे घर में कैसे जा रहा है? अब इसे क्या है कि पहले वो मेरे घर में जाएगा, फिर मेरे रूम तक आएगा। रूम के बाद कमरे, जैसे रूम में आया तो देखेगा वहां 2 आदमी सो रहे। क्यों? अब देखो, 2 भाई कभी अच्छे दोस्त होते हैं क्या? कमरा उमरे में नहीं होते, बाहर होते होंगे। 2 भाई अच्छे दोस्त सिर्फ मुसीबत में होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। और जनरली 2 भाई एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते, उनको उनकी बातें नहीं अच्छी लगती, उनको उनकी बातें, क्योंकि वो कड़वी होती है। तो जब कभी अगर रूम शेयर कर रहे हैं तो एक दूसरे का चेहरा देखना चाहेंगे सुबह सुबह या नहीं? देखो, एक दूसरे को देख रही, बहनें देख रही एक दूसरे को, तो अगर एक इधर का मुंह करके सोएगा तो दूसरा इधर का मुंह करके सोएगा। मैं और प्रशांत सर जब सोते थे, जब कमरा प्रशांत का था, मेरा बीच वाला कमरा था, सर का आगे वाला कमरा था, तो अब क्या हुआ, मम्मी ने कह दिया यहाँ सोना है, यहीं पे पंखा चलेगा। यहाँ एक आदमी सोए हुए है, यहाँ दूसरा सोए हुए है। अब क्या हो रहा, बंटवारा हो रहा है। यहाँ पे से इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है, तुम्हारा हाथ इधर नहीं आना चाहिए, मेरा हाथ उधर। ये सत्य है, ये सत्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। कहते थे अगर इसके बीच में इधर आ गया तो तुम ये मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप शायद नहीं, आप लोग के टाइम का नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पे ये होता था
तो आज जैसे उंगली चली गई तो उंगली तोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता था कि अपना ही तो हम लोग क्या करते, जिसे परेशान करना है तो पैर यहाँ रख देंगे, जैसे इधर आएगा तो हटा लेंगे। हाँ, होता था ये सब बड़ा। तो ऐसे सोना बड़ा मुश्किल होता था। मैं तुम्हारा चेहरा, अरे यार क्या देख लिया मैंने तुम्हें। तो क्या होता था, मैं ऐसे सोता था, हम लोग ऐसे सोते, मतलब प्रशांत, अच्छा पंखा यहाँ पे लगा हुआ है और कमरे का मालिक ये, तो मुझे यहाँ सोना पड़ता था। और मैं आज आपको अपनी जिंदगी सत्य बता रहा हूँ, पंखे के नीचे ये सोते थे। हाँ, ये लोग मेरे घर में ये छोटे हैं, मेरे पे हावी है, मुझे दबाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, और यहाँ पे क्या है, मैं जो आधे पंखे की हवा चाह रही है, कभी कभी आती थी। हाँ, कैसे बचपन बीता क्या बताएं तुमको। तो मेरी बात को समझ में आ गई। एक बात है जो आखिरी वाली बात है कि यार वो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, अगर एक इस तरफ से इस तरफ घूम रहा है, क्लॉक एक, तो एक अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, दिख रहा है। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो दूसरा क्या है, सीधी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो एक को प्लस हाफ कहते हैं और एक को माइनस हाफ। एक को या तो प्लस हाफ कहते हैं, प्लस माइनस हाफ कहते हैं, ये स्पिन। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जिस जो क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ लिखो शेल, सबसेल, ऑर्बिटल और स्पिन। कमरे में भी उस तरफ का मुंह करके सोने वाला इंसान ही तो देना, ये वो बात हो गई। समझ में आ गया। तो इतने क्वांटम नंबर होते हैं। हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। और इसको दिया किसने था, सर इसको दिया था बोहर साहब ने। तो लिखना गिवन बाय बोहर, और केवल लिखना है आपको इट रिप्रेजेंट नेम एंड एनर्जी ऑफ द शेल, नेम एंड एनर्जी ऑफ द शेल। और इसकी जो वैल्यू है ये लिखना, वैल्यू ऑफ n लाइज बिटवीन 1 to infinite। ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। तो r इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ा था, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। पर जितना हम इलेक्ट्रॉन शेल नंबर बढ़ता जाएगा उतना उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। खाली ये पॉइंट नहीं लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, ये लिखना है, ये। अब n को ऐसे लिखना है, n शुड बी 1 2 3 4 ऐसे से, या फिर T L M N। ठीक है, नोट करिए। ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा पढ़ा है और रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा वैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी। इसका मतलब क्या है, अगर शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, तो N1 N2 के बीच में देख रहे हैं तो R2 इज ग्रेटर देन R1। इसी तरीके से E2 इज ग्रेटर देन E1, लेकिन V1 इज ग्रेटर देन V2। अब हम बात करते हैं आगे की, जैसे जैसे किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, ये इस बात से डिसाइड होगा। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, कितने हैं वो नहीं, कितने रह सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, 2n स्क्वायर। जैसे पहली शेल है तो पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज 2। अगर दूसरी शेल की बात करते हैं तो 2 into 2 की स्क्वायर दैट इज 8, और 3 into 3 का 2 into 3 का स्क्वायर दैट इज 18। यही रीजन है अगर तुम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की भी लिख रहे हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और जनार्दन कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक सेकेंड बेटा। हाँ जनार्दन बताएं। बोलो बेटा, मैं आपको सुन पा रहा हूं। चलो ठीक है, मैसेज कर दो बेटा। चले, यहां तक समझ में आ गया, नोट कर लिया। तो क्या हो गया, 1s2 मतलब देखो, अब देखो यही सिखा दे रहे हैं एक और चीज, 1s2 2s2
2p6 ये 2 ये 2 क्या बता रहा है सेकेंड शेल, n की वैल्यू क्या बता रहा है 2, ये 1 क्या बता रहा है n की वैल्यू 1। इसी तरीके से 3s2 ये 3 क्या बता रहा है n की वैल्यू। अब बता रही है s क्या बता रहा है, तो कहेंगे सब शेल नंबर। तो s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2 और f की वैल्यू होती है 3। आगे पढ़ाएंगे एसपीडीए सबका नंबर है, ठीक है। n+l पढ़ाएंगे सब बहुत रूल में, नोट करिए, इतना नोट करिए साइड में। आगे बढ़ जाओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया क्या, कुछ रह गया था, तेज बोला करो बेटा क्या, अरे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक डालो, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसी को कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर या इसी को कहते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर या इसी को सब क्वांटम नंबर को ऐसे q डॉट एन लिखा करो, क्वेश्चन नंबर तो लिख देना q डॉट एन लिख लो। चलो हाँ, अगर कह रहे हैं एजीमुथल क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो क्या हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। किसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और इसको कौन दिया था, तो कहेंगे सोमरफील्ड साहब ने दिया था। और यहाँ पर क्या बात करेंगे, क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सबशेल, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब बात आती है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल क्या हो सकता है, दैट इज, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है ऐसे, यहाँ लिखा हुआ, इधर देखो, इधर ऐसे लिखिए, यहाँ पर लिखिए एस पी डी और एल, यहाँ पर लिखिए एल, यहाँ लिखिए सबशेल, ये हो गया 0, ये हो गया 1, एस पी डी एल सबशेल। L is equal to n minus 1। मेरी आवाज क्रैक कर रही है, ठीक है। तो क्या समझाया मैंने आपको, मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो इट कैन बी 0, l की वैल्यू क्या हो सकती है 0, तो ये हो गया 1 और s। अगर n की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1, तो ये हो सकता है 2s और 2p। अगर n की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, तो कहेंगे सब 0 1 और 2, दैट इज 3s 3p 3d, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक बात लिखी हुई है कि अगर n की वैल्यू सेम है, अगर n की वैल्यू सेम है और देन ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब जिसे लिखा हुआ है 2s और 2p, तो किसकी एनर्जी ज्यादा, तो कहेंगे सर 2p की एनर्जी ज्यादा 2s से, ठीक है। 2s से किसकी एनर्जी ज्यादा 2p की। इसी तरीके से 3s से ज्यादा 3p की, 3p से ज्यादा 3d की। इसी तरीके से 4s 4p 4d 4f। समझ में आ रही। अरे यही तो अबाउट इस कहा था कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, जिसकी एनर्जी कम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें, जिसकी एनर्जी ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में। तो यहाँ पर लिखिए, ये पॉइंट जिसको नहीं आता वो लिख सकता है, बाकी जो तेज बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो बहुत तेज हो चुके हैं उनको कुछ भी लिखने सीखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इफ, तो वो जो है ना लिखे, देखो इफ n इज सेम, ठीक है, देन डैश करके लिखो ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो कुछ मत लिखना, नहीं ऐसे लिखो, देन ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स विल बी, यहां भी है एसपीडीएफ, लाइक एग्जांपल के लिख लेना 4s 4p 4d 4f, एक एग्जांपल लिख लो, ये वाला और ये वाला, ये वाला, तीनों एग्जांपल लिख लो, तुम्हारा काम हो गया। अब एक बात लिखी हुई है, अगर L की वैल्यू सेम है, इसका मतलब जैसे 2s 3s 1s 4s, इसका कंपैरिजन एग्जाम में आ जाए तो याद रखना जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसी की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखा है अगर L की वैल्यू सेम है लेकिन n की वैल्यू बदल रही है तो एनर्जी का ऑर्डर होगा कुछ इस तरह। एक एग्जांपल लिख लो, बात समझ में आ गई। दोनों ही बात बहुत अच्छे एग्जाम में आ जाएगा तो मजा आ जाएगी।
जैसे मान लो ये तो हो गया, सब नोट कर लिया था ना। अगर मान लो कहीं पर आ जाए n की वैल्यू, कहीं आ जाए भैया n की वैल्यू 3 लिखा है, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 तो होगी ही, और 0 से क्या होती है? n माइनस वन, दैट इज 3 माइनस वन, कितने हो गए? 2। तो 0 होगा, 0 के बाद 1 होगा और 1 के बाद 2 होगा, 0 से 2 तक। अब अगर n की वैल्यू ये तीनों है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? तो कहते हैं प्लस l 0 और माइनस l तक। तो जैसे ही लिखेंगे तो वहां पर प्लस 2 और यहाँ होगा माइनस 2, प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1, यहाँ आएगा माइनस 1 और बीच में आ जाएगा 0। तो m की वैल्यू जो है वो शुरू होगी -2 -1 0 +1 और +2 तक। ये समझ में आ गया? इसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे पढ़ेंगे। एक बार नहीं आएगा ना, मैंने सोचा यहीं से पढ़ा दें, तो कह रहे ऐसे कैसे पढ़ा देंगे। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला है √L ब्रैकेट में L+1 h/2 या फिर √L ब्रैकेट में L+1 थोड़ा साफ सुथरा लिख देना। आज क्या नाम है, समिता सोच रही है सारा आज ही पढ़ा दीजिए, कल हो ना होगा। चलो, तो अगर मान लो जो पी सबशेल होगा, कौन सा सबशेल? पी सबशेल। एस सबशेल के लिए तो सारा मामला ही 0 हो जाएगा कि एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? अब गई, कोई बात नहीं, बस छोड़ दे, बस छोड़ बेटा, ये इतना पार्ट और है तो पढ़ लो। मेरे सब चेहरा लाल हो रहा है, गुस्सा आ रही है। ये सावन को मैं क्या करूं, कुछ कह भी तो नहीं सकते, कोई बात नहीं, सिलेक्शन के बाद कहना। एल की वैल्यू एस फॉर एस सबशेल, तो यहाँ हो जाएगा 0 ब्रैकेट में 0 +1 h/2π, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर ये पी हो जाता तो क्या होता? एल की वैल्यू क्या हो जाती? तो कहेंगे 1, तो ये होता 1 ब्रैकेट में 1 +1 h/2π, तो ये हो जाता भैया 1 + 1 इज 2, 2 × 2, तो ये हो, इसको हम ऐसे ले सकते हैं √2h/2π। ठीक है, ये तो थी बात ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। अच्छा, लाइव क्लास में सबको साफ साफ दिख रहा है? दिख तो रहा है बच्चों आपको? हाँ, एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया है, बट मुझे 2 और क्वांटम नंबर पढ़ाने हैं, लेकिन अब तुम लोग का गुस्सा दिख रहा है मेरे चेहरे पे। ठीक है, बस 2 क्वांटम नंबर पढ़ाने हैं और 3-4 लॉज हैं। कल टेस्ट है, इसलिए आप ये बोर्ड्स वालों के लिए ऑप्शनल है, जो सिर्फ लेकिन दीजिएगा, इसी का है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अच्छा, कोई बात नहीं, बिना पढ़े टेस्ट देने में तो और मजा आती है। हाँ, चलें, टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। हो गया, चलो एक लिखो एक पॉइंट। बहुत अच्छा है, बस छोड़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना है, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबशेल। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला क्या है? 2L+1। मेरे बच्चों, इतना तुमको जरूरत ही नहीं, ये फॉर्मूला खाली बता दे रहे ताकि एग्जाम में कभी आ जाए तो कर लेना। अरे अगर तुमको SPDF में इलेक्ट्रॉन नहीं पता, S में 2 होंगे, P में 3 होंगे, अरे 6 होंगे,
डी में 10 होंगे और एफ में 14 होंगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं हो तो भैया ये फॉर्मूला याद कर लो। इतने अगर आप तो S बराबर लिख लो भैया, S बराबर यहाँ पर लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख लो 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ लिख लो 14 इलेक्ट्रॉन। बस इतना पॉइंट लिखना। इसका शेप स्फेरिकल है, डंबल शेप है। डंबल इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और डबल डंबल इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डबल डंबल शेप और कॉम्प्लेक्स शेप तो हमें बनाना ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे और खूब अच्छे से हम लोग। बस थोड़ा सा पार्ट है, कुछ लॉज हैं लाइक होन्स रूल, हाइजेनबर्ग, ऑफ-बाउस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और बहुत थोड़ा सा 2 पार्ट इसका बचा हुआ है, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो थैंक यू और कल का टेस्ट अच्छे से दीजिएगा।